हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स, वेलकम टू मिशन IAS-PCS। हम लोगों ने गवर्नेंस के 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और अब ये हमारा तीसरा गवर्नेंस का लेक्चर होगा और अल्टीमेटली हम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन द होम एंड एक्चुअली ये मोबाइल पे शूट किया जा रहा है बिकॉज थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी का इश्यू आ रहा था वीडियोस में, जो मैं वीडियोस लैपटॉप पर बना रहा था। दैट्स वाई मैंने ये प्रयास किया है कि मोबाइल के ज़रिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए। एंड वंस आई विल गो टू आवर रेसिडेंशियल प्लेस देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक माई वीडियोज विथ माई इक्विपमेंट्स जो मैं प्रिपेयर करके बनाता हूँ। सो तब तक के लिए आपको भी कोऑपरेट करना है और मैंने आपसे वादा भी किया था कि आपकी वीडियो की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। दैट्स वाई मैं आपको मोबाइल के जरिए भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आपको बस बने रहना है हमारे साथ। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो आप कर सकते हो करिए और अल्टीमेटली जुड़े रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, जो कि आपका डेवलपमेंट के टॉपिक पर होगा और काफ़ी आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आएंगी। और इससे पहले हमने क्या क्या लेक्चर्स डिस्कस कर लिया है तो आप देख सकते हो। कुछ स्कीम्स के बारे में हमने देखा था, स्कीम्स के कुछ कमियां और क्या सुधार किए जाने चाहिए उन सब पर हमने डिस्कशन किया था। साथ ही साथ हमने एनालिसिस भी किया था सर्टेन टॉपिक्स पर, लाइक योर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, इन सब पर हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाई जाती हैं और 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के तहत इन सब डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया जाता है बिकॉज ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे रही हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि इनका एक प्रकार से प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके जिन जिन सेक्टर्स पर ये पीछे रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए नीति आयोग भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जो इनके वेलफेयर के लिए डील करती है। तो होप यू अंडरस्टूड। अब चलिए हम चलते हैं मेन मुद्दे पर, दैट इज योर डेवलपमेंट। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप हमें बताइए कि डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या दोनों सेम चीज़ें हैं? यस, आपने सही सोचा, दोनों डिफरेंट है। लेकिन जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलपमेंट में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट संभव नहीं है बिकॉज जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो एक प्रकार से इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है और वही इनकम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है ताकि प्रॉपर एसेट क्रिएशन हो, जॉब क्रिएशन हो और इनकम पे इनकम आए। दैट्स वाई आप देखते हो कि जो भी गवर्नमेंट होती है उनका फोकस रहता है एसेट क्रिएशन करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, बिकॉज उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही कहीं ना कहीं इकोनॉमिक साइकिल को बूस्ट करती है, इकोनॉमिक साइकिल को मूव करवाती है। ठीक है, तो इनकम आता है, अल्टीमेटली वो फिर खर्च किए जाएंगे, फिर डिमांड एंड सप्लाई क्रिएशन होगा और उस हिसाब से आपका एक्सपेंडिचर होगा और एक्सपेंडिचर माने इकोनॉमी को मूव करवाना। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट को सिर्फ आप पैसे से नहीं तोल सकते। डेवलपमेंट मीन्स वेरियस डायमेंशंस उसमें कवर होंगे। वेरियस डायमेंशंस कहने का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे एजुकेशन, ठीक है, लिटरेसी, एक ही बात हो गई। उसके बाद आपका जो न्यूट्रिशन हो गया, साथ ही साथ आप सोचो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गई, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, ये सब आपका डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो जो आपका डेवलपमेंट है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंतर्गत बहुत सारे डायमेंशंस को सिक्योर किए जाते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हासिल करने का प्रयास किया जाता है ताकि जो ह्यूमन है उसका पोटेंशियल ओपन हो सके, उसकी जो फ्रीडम जैसी रिस्ट्रिक्शंस है वो आपका ख़त्म हो सके और वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करे और फुल पॉसिबिलिटीज़ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूव कर सके, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूव कर सके। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डज नॉट मीन्स कि सिर्फ इनकम ही बढ़ाना है, इनकम ही जनरेट करना है। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आपका सोशल चेंज लाना है। व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल चेंज, इट मीन्स कि आपका मेंटल, फिजिकल
एज वेल एज योर इंटेलेक्चुअल आइडियाज, वो सब जनरेट हो, उन सब का विकास हो। ठीक है, तो इन द सेंस अगर कॉमन छोटी सी शब्दों में बोले तो डेवलपमेंट मीन्स ओपनिंग द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, और ये तब संभव होगा जब हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ केयर और ह्यूमन रिसोर्सेज पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि बेटर स्किल्स, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में जनरेट हो, जो ह्यूमंस को एक पोटेंशियल के रूप में ट्रीट करेगा और उसको आगे डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ में हेल्प करेगा इन मेनी एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, तो अमर्त्य सेन का डेफिनेशन है, उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कही थी। उनका कहना है कि डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस है, और उन्होंने डेवलपमेंट को इस सेंस में देखा है कि जब हम वेरियस अनफ्रीडम्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना गुलामी, तो जब हम वेरियस अनफ्रीडम्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसके माध्यम से जो सिटीजन्स है, ठीक है, उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, तो उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। अब आप ही बताओ, किसी के पास हो सकता है पूर्वजों की वेल्थ हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि व्यक्ति का डेवलपमेंट हो गया। हो सकता है वो अशिक्षित हो सकता है उसके पास बेटर हेल्थ केयर या फिर बेटर आइडियाज़, लिबरल आइडियाज़ ना हो, तो वो सब भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं होगा ना। तो डेवलपमेंट का मतलब यही हुआ कि आपके जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाए, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, हमने आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट को देखा। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट, देन इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप कह सकते हो, उसके बाद सोशल ग्रोथ, उसके बाद आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन ने डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया है, और वैसे भी ह्यूमन डेवलपमेंट पर जोर ज़्यादा ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द ह्यूमन हु अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्स द रिसोर्सेस, या फिर ट्रांसफॉर्म्स द रॉ मटेरियल इनटू रिसोर्सेस, ट्रांसफॉर्म्स द इकोनॉमी इनटू efficient economy, as well as utilizes the resources for the welfare of themselves, for the welfare of the people, for the welfare of the society। ठीक है, तो ये बात है। और अमर्त्य सेन ने बेसिकली कहा भी है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेजर के रूप में चलें कि भाई साहब इकोनॉमिक ग्रोथ ही डेवलपमेंट का मेजर है, तो वो फॉल्टी होगा, इनइफेक्टिव स्ट्रेटजी होगा, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट टेल्स यू अबाउट इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट टेल्स यू अबाउट wealth asymmetry, economic growth does not tells about the status of the poor people that are facing malnutrition, that are facing poverty। आप देखो ना इंडिया में इतनी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट इनकम एसिमेट्री कितनी ज़्यादा है, हेल्थ केयर एसिमेट्री कितनी ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन एसिमेट्री आप देख सकते हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रकार से बूस्टर का काम कर सकती है कि हाँ, विदाउट इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एड नहीं कर सकेगा या डेवलपमेंट को एड नहीं कर सकेगा, लेकिन इट इज़ नेसेसरी कि डेवलपमेंट हमेशा मल्टी डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोच है वो बेसिकली वेल बीइंग ऑफ दोज पीपल पर फोकस करता है विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, लाइक पुअर वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑल्सो मीन्स कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देते हो वोमेन के लिए, ये भी एक आपका डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में एक प्रकार से वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट एजेंसी करती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स, उसको हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के एंगल में रखेंगे। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसके बारे में तो आपको भी पता होगा, इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच ए कंट्री डेवलप द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ से इनकम जनरेट होगा और जो भी आपके रिसोर्सेस होंगे उनको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल।
उसके बाद हम बात करते हैं सोशल ग्रोथ। तो सोशल ग्रोथ में क्या होता है, हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, लोगों के स्किल इन्हेंस करते हैं, लोगों में एजुकेशन देते हैं, साथ ही साथ जो भी ऑब्स्टिकल ह्यूमंस के रास्ते में आती है, ठीक है, जो उनके पोटेंशियल को लिमिट करती है, तो उन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं ताकि जो पीपल है वो कॉन्फिडेंस तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। जैसे आप देखते हो आज म्यूजिक के क्षेत्र में, ठीक है, डांसिंग के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो भी ह्यूमन हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी इंडियंस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये उनके अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करता है, और अपॉर्चुनिटीज ओपन करने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम उनके डेवलपमेंट के विकास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है कि डेवलपमेंट इस सेंस में होना चाहिए जो प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल भी करे, साथ ही साथ फ्यूचर के नीड्स को भी फुलफिल कर सके, फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी फुलफिल कर सके, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट का केयर, ठीक है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन हम पर ये आरोप ना लगाए कि आपने तो सारा रिसोर्स ख़त्म कर दिया, सारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर दिया, अब बचा ही क्या हमारे पास। तो इस सेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी लाया गया था। तो जो आपको ही पता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ब्रुटलैंड रिपोर्ट से निकल कर आई थी, और उन्होंने डेवलपमेंट को या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द करंट नीड विदाउट jeopardizing द फ्यूचर जनरेशंस एबिलिटी टू फुलफिल देयर ओन, ठीक है, ये आपका है। उसके बाद जो आपका यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेकर आया, 17 SDGs हैं, ठीक है, और इसमें ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, हमने डिस्कस भी किया, जैसे रिमूव पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, और रिड्यूस इनइक्वलिटी, इंड इनइक्वलिटी, ये सब आपके SDG गोल्स हैं। तो इसको 2030 तक अचीव करना है, लेकिन आपको पता है कोरोना काल में कहीं ना कहीं SDG गोल्स के अचीवमेंट को लेकर थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। तो ये जो है SDG गोल अचीव करने का टारगेट सारे नेशंस को अप्लाई होता है, न सिर्फ पुअर नेशंस, सभी, चाहे वो डेवलप नेशन हो, डेवलपिंग नेशन हो, सभी को अचीव करना है। और इसे अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, सिविल सोसाइटी हो, इंडिविजुअल्स हो, सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। जैसे आपका इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट सब ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर सभी का कॉपरेशन नेसेसरी होगा, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका ह्यूमन कॉमन इंडिविजुअल्स ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। चलिए हम डिस्कस करते हैं चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की तो बात हम बहुत करते हैं, ठीक है, कि भाई साहब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सब भी निकालते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सब भी निकालते हैं, लेकिन क्या चैलेंजेज एसोसिएटेड है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो पहली बात तो ये कि पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के सेंस में। अगर देखें तो इंडिया में आप देख सकते हैं अप्रोक्स 22% ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पर आप देखिए 22% ऑफ द पॉपुलेशन वो आपका बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन रहते हैं, यानी कि जो आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। एक होता है ना एबव पॉवर्टी लाइन और एक होता है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अप्रोक्स 22% ऐसे पॉपुलेशन है इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी उनको फेस करना पड़ता है। और पॉवर्टी का मतलब सिर्फ गरीबी ही नहीं, उसके साथ साथ आपको माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, है ना, या फिर पुअर इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें साथ के साथ मिल जाती हैं। तो ये हमने देखा। उसके बाद आप देखो कि पॉवर्टी के कारण जो लोगों का पार्टिसिपेशन है इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस वो नहीं हो पाता है। साथ ही साथ ये ऐसे वंचित लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी हिंडर होती है। अब सोचो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अगर इनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता था, इनकी जो पोटेंशियल है वो इन्हांस हो सकती थी, तो वो इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, है कि नहीं है। तो ये बात निकल कर आती है। दूसरा चैलेंज यही है कि हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इंडिया में पॉपुलेशन या फिर यूँ कहो वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करता है, रोकता है, वीक बनाता है।
उसके बाद इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वलिटी हम देखते हैं साल ही साल, ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट आता है, ठीक है, वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब भी रिपोर्ट पब्लिश करती है, वहाँ से हमें साफ साफ दिखता है कि हमारे देश में इनकम इनइक्वलिटी, वेल्थ इनइक्वलिटी कितनी ज़्यादा है। इनकम इनइक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो आपके इनकम होते हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में मिलते हैं लोगों को, तो उसमें भी तो इनइक्वलिटी है ही है। साथ ही साथ जो वेल्थ है ना, वेल्थ एक प्रकार से एकोमोलेशन होता है। लेट्स से कि पहले से किसी के पूर्वज ने वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स एक्वायर करके रखे होंगे, तो उन्हें हम वेल्थ कहते हैं, ठीक है। तो वेल्थ के टर्म्स में भी इनइक्वलिटी है और इनकम के टर्म्स में भी इनइक्वलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी के मॉडल पर। ऐसे अगर देखा जाए जीडीपी के मॉडल पर, वो तो फिफ्थ है, जो अभी यूके को पीछे किया है, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑल दीज, इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। और इसके लिए आपको एक रिपोर्ट याद रखना होगा, वो है आपका 2019 का रिपोर्ट जो ऑक्सफैम ने पब्लिश किया था। इसमें साफ साफ बताया गया कि इंडिया की जो टॉप 10% है पॉपुलेशन, वो 77.4% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ को होल्ड करती है, जबकि टॉप 1% है वो 51.53% ऑफ द वेल्थ को ऑक्यूपाई करती है। यानी कि टॉप 1% ऑक्यूपाइज मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, टॉप 1%। तो आप सोच लो कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी है। उसके बाद फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत तो की गई थी, काफ़ी अच्छी बात थी। पहले क्या होता था, कुछ ही व्यक्ति के पास जो ज़मीन था ना, उसका कंट्रोल हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है, अगर इस प्रकार की सिचुएशन होती तो फिर हमारा देश जो है इनइक्वलिटी के रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता। लेकिन थैंक्स कि गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए, और आपको ही पता है ना, एक्ट के माध्यम से एक तो ज़मींदारी एवोल्यूशन की गई, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम सीलिंग्स हो टू ए पार्टिकुलर पर्सन जो वो लैंड ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन फिर भी सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। उसमें फ्लो देखने को मिली, पता चला कि जो लैंड है वो अपने पड़ोसी के नाम पर रजिस्टर करवा रहे हैं, ताकि वो जो है इस लॉ से बच सके, ठीक है, मैक्सिमम सीलिंग वाले प्रोविजन से बच सके। तो इस प्रकार की फ्लॉज भी हमें देखने को मिली थी। तो इस कारण से भी इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेट हो गई। और हिस्टोरिकल काउज तो थे बिकॉज हिस्टोरिकली जो लैंड है ना, लैंड का कंट्रोल कुछ ही चुनिंदे व्यक्ति के कंट्रोल में हुआ करते थे। उसके बाद आप देख लो इंटर रीजनल डिस्पैरिटी। इंटर रीजनल डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देख लो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दुविधाएं हैं, फार्मर्स को बेटर इनकम नहीं मिल पाती है। एलोंग विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हर जगह पर इक्वली नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ ही रीजन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, कुछ ही चुनिंदे सिटीज़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, बाकी सब जगहों पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो चुकी, जिसके कारण वहाँ की जो ह्यूमन है या फिर वहाँ के जो सिटीजन्स है वो अपने आप को एम्पावर नहीं कर सके, और वो कहीं ना कहीं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हासिल नहीं कर सके। तो ये सब दिक्कतें आई। आप भी देख सकते हो एग्जांपल के तौर पर कि आज जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कुछ ही जो आपके दिल्ली मुंबई ये सब है, वहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। लेकिन थोड़ा सा इंटीरियर में आके देखो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग जोन दिखेंगे नहीं, वहाँ पर आपको सिर्फ सेल्फ बिजनेस दिखता है छोटा मोटा। तो ये सब डिस्पैरिटी भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ रिमेंड नेग्लेक्टेड। ये तो बात ही है, हमने बार बार डिस्कशन भी किया है कि किस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट है, खर्च है, काफ़ी कम होता है हेल्थ केयर सेक्टर में, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो कितनी ख़राब है, या फिर जो हॉस्पिटल बेड्स की संख्या है वो कितनी ज़्यादा कम है। तो ये सब इश्यू तो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हेल्थ केयर सेक्टर के टॉपिक में जाइए सोसाइटी के लेक्चर सीरीज़ में, और वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से डिस्कशन भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हेल्थ एंड एजुकेशन रिमेन नेग्लेक्टेड, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एलोंग विथ हाई प्रेवलेंस ऑफ डिजीजेज, ये सब आपका चीज़ें चल रही हैं, और ये कहीं ना कहीं
जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए फिजिकल ईयर 2018 में जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर स्टेट्स एंड यूटीज कुल मिलाकर जो की गई लगभग आपका 1.28% ऑफ कंट्रीज जीडीपी था। ये तो हमने आपको पहले भी बताया, लेस देन 2%। और जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई साहब 5% खर्च किए जाएँ, है कि नहीं है। तो ये बातें हैं। उसके बाद एजुकेशन में भी काफ़ी कम खर्च होता है, आप देख सकते हो अप्रोक्स 6% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एजुकेशन सब में खर्च इसलिए करने की ज़रूरत होती है ज़्यादा, बिकॉज एजुकेशन इज़ द बेस। इसके बिना आपका ह्यूमन रिसोर्स बन ही नहीं पाएगा, है ना। ह्यूमन की पोटेंशियल क्रिएट हो ही नहीं सकेगी। बेटर एजुकेशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकल सकेगी, बच्चे या फिर स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकेंगे, आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस नहीं निकल पाएंगी। तो ये ओवरऑल जनरेशन टू जनरेशन को प्रभावित कर सकता है। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर, इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पर, इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर एस्पेक्ट्स पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें अनदर फैक्टर्स की, तो लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटी, जो बेसिक फैसिलिटी सब होनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। जैसे आप देख लो 2011 के सेंसस के आधार पर देखें तो 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रूरल एंड स्लम एरियाज़ में रहते हैं। अब स्लम एरियाज़ में आप ही देखो कितनी बड़ी चुनौतियाँ रहती है ना। स्वास्थ्य कितना ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है, बिकॉज स्लम एरियाज़ में प्रॉपर बेसिक एम्यूनिटीज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो सब भी नहीं मिलती, और बच्चे के एजुकेशन की तो दूर की ही बात है। ठीक है, तो ये सब बात है। और उसके बाद हाई पॉपुलेशन प्रेशर, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो आपके फैसिलिटीज़ है उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। जैसे अभी अगर हम देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, और जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो 41% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर 41% हमें देखने को मिलता है अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो, है ना। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिकेट करता है कि कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है। ठीक है, जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखना आई थिंक कि 10,000 से भी ऊपर है शायद। ठीक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ऐसे में जो भी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, उस पर भी प्रेशर बनेगा। ठीक है, उसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस टेक्नोलॉजी की कमी कह लो, या फिर इनएफिशिएंट मशीनरी कह लो, ठीक है, या फिर अनस्किल्ड पर्सन्स कह लो। इन सब के कारण नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, लाइक द लैंड, वाटर, मिनरल्स, एनर्जी। उसके बाद लो टेक्नोलॉजिकल लेवल, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है लगातार, और इंडिया में भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल चेंज की दरकार है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, बिकॉज आजकल के समय में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ डिफरेंट सेक्टर्स में, सर्विसेज सेक्टर में नए नए टेक्नोलॉजी निकल कर आ रहे हैं, तो उन सब टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो दिक्कतें ये भी आती है कि कॉस्टली होता है। ठीक है, और वर्कर्स को स्किल की भी ज़रूरत है टू ऑपरेट दीज मशीनरी। तो ये सब बातें हैं। तो हमने डिस्कस किया ओवरऑल इस टॉपिक को, डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें हमने जाना, साथ ही साथ डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जिसमें हमने ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में जाना, जिसमें आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट ही कहीं ना कहीं जो ह्यूमन की पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करता है। एंड उसके बाद एक बार अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाते हैं तो डेफिनेटली जो ह्यूमन है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन द लाइफ, एज वेल एज सोसाइटी को, नेशन को और अच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं रोल ऑफ सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली जब हम सोशल कैपिटल की बात करते हैं तो सोशल कैपिटल का मतलब ये होता है आपका ट्रस्ट। ठीक है, जैसे आज हमारे देश में इतनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पीपल रह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जो भी हो, तो आज हम सब यूनाइटेड हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सोशल कैपिटल, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एमंग अस।
लेकिन अगर ये सोशल कैपिटल डेटोरिएट हो जाने लगेगी तो अल्टीमेटली ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो जाएगा, देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा। दैट्स वाई सोशल कैपिटल होना काफ़ी ज़रूरी है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ए नेशन, फॉर द पीस ऑफ द नेशन। तो जाहिर सी बात है सोशल कैपिटल को इंश्योर करने के लिए आपका वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सब भी होते हैं, ठीक है, जो सोशल कैपिटल को इंश्योर करते हैं। तो अगर हम बात करें सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस के रोल की, तो सोशल कैपिटल के बारे में हमने आपको बताया, इट अलाउज पीपल टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली टू अचीव ए कॉमन पर्पज या फिर गोल, ठीक है। ये जो आपका सोशल कैपिटल है ना, इट अलाउज ए सोसाइटी और द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनजीओ क्यों ना हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन क्यों ना हो, कि वो एक साथ आकर वर्क करे, ठीक है, वाया ट्रस्ट, शेयर्ड आइडेंटिटी, नॉर्म्स, वैल्यूज, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। बिकॉज यही सब जो डायमेंशंस है ना, वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं लोगों के बीच, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, कॉमन गोल के प्रति कि हाँ हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, तो फिर हम सब मिलकर एक साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ठीक है। और जनरली सच ऑर्गेनाइजेशंस रिफर्स टू एज ए सिविल सोसाइटी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें फंक्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए सिविल सोसाइटी, तो क्या फंक्शनल कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी का? तो पहली बात तो ये कि एजुकेटर के रूप में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि सिटीजन्स को उनके राइट्स के बारे में बताएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे, एज वेल एज गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है, ताकि लोग अवेयर हो सके। और सिविल सोसाइटी या फिर सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन का इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक। एंड दूसरा आपका एजिटेटर यानी कि लेट से कि कोई सिटीजन्स के हक छीन लिए गए या फिर कोई भी सिटीजन्स को परेशान किया जा रहा है, वोमेन को परेशान किया जा रहा है, उनके राइट्स का हनन किया जा रहा है, तो ये आवाज़ भी उठाते हैं। तो बहुत बार आपने सुना भी होगा कि अगर कोई भी इश्यू आ जाती है जहाँ पर सिटीजन्स ग्रीवेंसेस फेस करते हैं, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी कार्य करते हैं टू एरियाज एंड द पीपल, जहाँ पर ऑफिशियल के एफर्ट्स नहीं पहुँच पाते हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंट्स जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो सर्विसेज नहीं पहुँच पाती है, तो ये जो आपका सिविल सोसाइटी है आपके सर्विस प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। जैसे आपका कहीं कहीं आप देखोगे फ्री में भोजन सबकी सुविधाएं होती है, ठीक है। उसके बाद वॉच डॉग के रूप में कि कहीं किसी व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की क्या क्या कुछ कमियां निकल कर आ रही है उनको भी हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, तो वॉच डॉग के रूप में भी कार्य करते हैं। साथ ही साथ एडवोकेट ऑफ द वीकर सेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो भी वीकर या वल्नरेबल सेक्शंस के लोग हैं तो उनकी आवाज़ को ये बुलंद करते हैं, उनके राइट्स को, उनके इश्यूज़ को उठाते हैं ताकि इन सब को भी जस्टिस मिले, इन सब को भी एक प्रकार से गवर्नमेंट के बेनिफिट्स का लाभ मिले, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी का, पहला एजुकेटर के रूप में, दूसरा एजिटेटर के रूप में, तीसरा सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, चौथा वॉचडॉग के रूप में, पांचवा एडवोकेट के रूप में। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया गया है, बट आई डोंट थिंक कि आपको इन सब चीज़ों की याद रखने की ज़रूरत है, बस आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ इस प्रकार से आप सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंड ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, बेस्ड ऑन लॉज अंडर विच द सिविल सोसाइटी ऑपरेट्स एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे टेक, है ना, किस ग्राउंड पर ये डिवीजन हुआ है, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे टेक अप, तो उनको क्लासीफाई कर दिया रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ के रूप में, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड सोसाइटी डिफरेंट पर्पस के लिए भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम ही पर्पज या सेम ही ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑपरेट करते रहते होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हो सकती है। उसके बाद चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्ट, ये भी आपने देखा होगा, कोऑपरेटिव्स होते हैं, फिर बॉडीज विदाउट हैविंग एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद गवर्नमेंट प्रमोटेड थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, लोकल स्टेक होल्डर्स ग्रुप,
ठीक है, माइक्रो क्रेडिट या फिर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्टूडेंट, गवर्नमेंट प्रमोटेड थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। तो ये सब आपका डिफरेंट टाइप्स में हमने बांटा है। तो होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन द वॉलंटरी सेक्टर 2007। तो बेसिकली इनसे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ भी हैं जो हम देखेंगे कि इनके बारे में क्या कहा जाता है। तो पहली बात तो यही बोली गई थी इसमें कि जो सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनकी इंडिपेंडेंसी होनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख सकते हो, इंडिपेंडेंस ऑफ द सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वॉलंटरी सेक्टर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि ये जो है एक्सप्लोर कर सके अल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, सो दैट ये चैलेंज कर सके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फोर्सेस को। हो सकता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट वर्क करे, बट ज़रूरी क्या होगा, टू कम्बैट द पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड अदर सोशल प्रॉब्लम। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस रिलेटेड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सेफगार्ड करे इनकी ऑटोनॉमी को, एलोंग विथ इंश्योरिंग देयर अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज बहुत सारे जो आपके वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बेसिकली वेलफेयर के लिए नहीं, अपने वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो, एज वेल एज उनकी इंडिपेंडेंस भी मौजूद हो। बिकॉज जब तक ये इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो इश्यूज़ को वो हाईलाइट नहीं कर सकेंगे, और कहीं ना कहीं जो आपका इक्विटेबल जस्टिस का कंसेप्ट है, इक्विटेबल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का कंसेप्ट है, वो हासिल नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है। तो दोनों बातें ध्यान रखना आपको, अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी दोनों मिलनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, दोनों इंश्योर होनी चाहिए। और आप यहाँ पर देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी सेक्टर ऑफ 2007 एक प्रकार से कमिटमेंट है कि प्रमोट करें, एक्टिवेट करें, एम्पावर करें एन ऑटोनॉमस, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट वॉलंटरी सेक्टर, कि वो कंट्रीब्यूट करे इंडिया के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट में। और जब हम बात करते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है इस पॉलिसी में, आप देख लो यहाँ पर। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका पब्लिक सर्विसेज में इंगेज होते हैं, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट्स हो, कल्चरल एस्पेक्ट हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, फिलेंथ्रोपिक, साइंटिफिक या फिर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, अब इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होने के लिए, ठीक है, उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि भाई साहब ये प्राइवेट हो, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये आपका जो भी प्रॉफिट ये अर्न करते हैं, उन प्रॉफिट को रिटर्न ना किया जाए टू देयर ऑनर्स और द डायरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन। साथ ही साथ ये सेल्फ गवर्निंग हो, दैट इज दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, along with their registered organization or informal groups with a defined aim and objective। बिकॉज जब तक इनके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हम नहीं समझ पाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई साहब ये किस फील्ड में है और किस चीज़ के लिए ये काम करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी की, तो क्या कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो पहली बात तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि मोर एंड मोर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आ सके, एलोंग विथ उनकी इफेक्टिवनेस प्रमोट हो सके, एलोंग विथ सेफगार्डिंग देयर आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। उसके बाद पॉलिसी में ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए ताकि वो आसानी से लेजिटिमेट तरीके से जो भी उनको फाइनेंशियल कैपिटल की ज़रूरत है वो मोबिलाइज कर सके, चाहे वो भारत से चाहे भारत के बाहर। ठीक है, बिकॉज पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, बिना पैसे का तो कुछ होगा नहीं सोशल सर्विसेज। ठीक है, और सोशल सर्विसेज में तो पैसे की दरकार पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पर तो पैसे एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन पर एकोमुलेट होते हैं। along with identifying mechanism in which government and voluntary sectors will collaborate along with good governance प्रमोट होना चाहिए। ठीक है, that is encourage the voluntary organization कि वो open and accountable governance and management process पर फोकस करे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब चलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, एनजीओज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, एनजीओज। तो देखो, जब हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क नहीं करती।
ये बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। जैसे पुअर हैं, वो सफ़र करते हैं, बहुत सारे इश्यूज है, उनकी सफरिंग को ख़त्म करने का प्रयास करती है, ठीक है। एज वेल एज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कार्य करती है, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करती है, एज वेल एज पार्टिकुलर सेक्शंस के वेलफेयर के लिए कार्य कर सकती है। तो ये सब आपके एनजीओ के एग्जांपल्स होते हैं। भारत में कोविड के दौरान आपने बहुत सारे एनजीओ को देखा होगा ऑपरेट करते हुए, फूड प्रोवाइड करते हुए, ठीक है, साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन की सुविधाएं प्राप्त करते हुए। तो ये सब आपके एनजीओ के ही एग्जाम्पल है। अब बेसिकली अगर हम बात करें एनजीओ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो एक तो आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी, ठीक है, ये बेसिकली राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का अधिकार देता है और एसोसिएशन का ही एक रूप कह सकते हो एनजीओ। और आर्टिकल 43 ऑफ द डीपीएसपी ये बेसिकली कोऑपरेटिव्स प्रमोट करने की बात करता है रूरल एरियाज में, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके कनकरेंट लिस्ट है, ठीक है, जो आपके शेड्यूल 7 है ना, उसमें आपका स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट आती है ना। तो जो कनकरेंट लिस्ट है वो बेसिकली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस उसी के अंतर्गत आते हैं और इस पर आपका बोथ सेंटर या फिर स्टेट दोनों कानून बना सकता है। और अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज, तो बेसिकली एनजीओज जो है ना उसको एज ए सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है, एज ए चैरिटेबल कॉर्पोरेशन के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है, एज ए ट्रस्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। तो इनको आप 3 कैटेगरीज में बेसिकली देखते हो। बहुत सारी एनजीओ जो है ना वो सोसाइटीज के रूप में रजिस्टर की जाती हैं अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। उसके बाद अदर एनजीओज दे कैन बी रजिस्टर्ड एज चैरिटेबल कॉर्पोरेशन, लेकिन ये जो कॉर्पोरेशन होंगे ना ये बेसिकली फॉर्म किए जाते हैं अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद ये जो आपके चैरिटेबल कॉर्पोरेशन होते हैं वो इनकम टैक्स पे करते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। और एक है आपका ट्रस्ट, तो ट्रस्ट में भी आपका प्राइवेट ट्रस्ट हो सकता है और एक पब्लिक ट्रस्ट हो सकता है। तो जो प्राइवेट ट्रस्ट है ना उसको रजिस्टर किए जाते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत, जबकि जो प्राइवेट जो कि आपका पब्लिक ट्रस्ट होता है ना उसको रजिस्टर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेलिवेंट स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने लेजिस्लेशन या फिर लॉज होते हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, तो उस हिसाब से आपका कार्य होता है, ठीक है। खैर इतने अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ सोसाइटी, चैरिटेबल कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट ये सब भी हो सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझना होगा कि एनजीओ के काफ़ी महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, चाहे आपके एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, चाहे आपका ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन है उन सब के क्षेत्र में, ठीक है। तो अगर हम बात करें रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो पहली बात तो ये कि प्रॉपर वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में ये मदद करवाता है, ठीक है, बिकॉज ये अवेयर करने का काम करवाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कि भाई साहब आप गरीब हो तो इन स्कीम्स का आप लाभ उठाइए, ठीक है। जैसे वोमेन से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स होती है जो महिलाओं को पता नहीं होती है, तो ये सब जो आपके एनजीओ है उनको अवेयर करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रॉपर वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन होगा स्कीम्स का। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मदद करती है बाय ब्रिजिंग द गैप्स बाय कंडक्टिंग रिसर्च सो दैट पॉलिसी मेकिंग में ये कंट्रीब्यूट कर सके, बेटर रियल ग्राउंड आइडियाज़ ये बेसिकली गवर्नमेंट को दे सके, ठीक है, ताकि बेटर पॉलिसी मेकिंग हो। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी बिल्ड करने का प्रयास करती है, साथ ही साथ आपका लोगों को मदद करती है इन लीडिंग द सस्टेनेबल लाइफ अलॉन्ग विद जो भी सोशल इविल्स हैं, ठीक है, एज वेल एज प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स, उन सब के फील्ड में भी काम करती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे सामाजिक कुरीतियाँ रही हैं, पहले आपका दहेज प्रथा सब रहा है, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हो कि वुमेन को इन्फीरियरिटी के रूप में देखा जाता था। तो उन सब विचारधारा को ख़त्म करने में कहीं ना कहीं जो अबेयर्ड एनजीओज इन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइटिंग द सोशल इविल्स एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स एंड
जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने सेक्स डिटर्मिनेशन को एक प्रकार से बैन कर दिया। इट इज़ ऑल बिकॉज कहीं ना कहीं इसके कारण फीमेल इन्फेंटिसाइड काफ़ी ज़्यादा होती थी, ठीक है, एबॉर्शन काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन एनजीओज ने काफ़ी आवाज़ उठाया टू बैन द सेक्स डिटर्मिनेशन, तो तब जाके आपका ये बैन किया गया। उसके बाद रीजनल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो गया वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, जहाँ जहाँ रीजन काफ़ी ज़्यादा पीछे इन टर्म्स ऑफ वेरियस सोशल डायमेंशंस, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो, तो वहाँ पर ये बेसिकली ग्रोथ प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बेसिक नीड्स एंड एमिनिटीज़ को मौजूदगी हो उसके लिए भी ये प्रयास करते हैं। एज वेल एज फंक्शन इन द एरियाज वेयर द गवर्नमेंट इज अनेबल टू हेल्प, जहाँ पर गवर्नमेंट अपनी मदद नहीं पहुँचा सकती वहाँ पर ये एनजीओ पहुँच जाते हैं मदद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्क्स इन द एरियाज वेयर स्टेट सर्विसेज आर इनसफिशिएंट, जैसे आप देखते रहते हो कि बहुत सारे एनजीओ फ्री में एजुकेशन, फ्री का हेल्थ केयर सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से इंडिकेटर होता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट रन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वहाँ पर डॉक्टर की कमी, टीचर की कमी, क्वालिटी एजुकेशन की कमी, तो फिर ये एनजीओ जो है उनको एक प्रकार से हेल्प करते हैं, ठीक है। और ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इंश्योर होता है हमारे देश में। और अगर हम बात करें कुछ इम्पैक्ट क्या हुए हैं, बिकॉज हमें एनालिसिस करना ज़रूरी होगा एनजीओज़ के इम्पैक्ट के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो एक दो केस स्टडीज आपको समझनी पड़ेगी। केस स्टडीज हमेशा हम रियल एग्जाम्पल से जोड़ कर देखते हैं कि भाई साहब इतने सारे एनजीओज हमारे देश में हैं तो क्या आउटकम निकल कर आया, क्या आउटकम पॉजिटिव निकल कर आया या नहीं निकल कर आया, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में किस प्रकार से एनजीओज ने मदद किया, तो जैसे बोला जाता है कि केरला का शास्त्र साहित्य परिषद है, यानी कि केरला शास्त्र साहित्य परिषद, जो कि काफ़ी बड़ा एनजीओ है केरला में, और वो कहीं ना कहीं स्टेट की लगभग 100% लिटरेसी को अचीव करवाने में केरला में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आप हमें बताओ सेंसस 2011 के अनुसार केरला में लिटरेसी रेट कितनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात बोली जाती है सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। जैसे एनजीओज इन सिटीज़ लाइक मुंबई, जैसे आपका युवा एनजीओ है या फिर स्पार्क एनजीओ है, ठीक है, उन्होंने जो भी स्लम्स सबके जो रीजन्स में घर हुआ करते थे उनको डेमोलेशन जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज किया करती थी, तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया, ठीक है, और साथ ही साथ उनको बचाया एक प्रकार से। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी ये कंटिन्यूस बेसिस पर फोकस करते रहे हैं इन द स्लम रीजन्स। उसके बाद रेजिंग द वॉइस फॉर द माइनॉरिटीज, तो एनजीओज ने माइनॉरिटीज़ पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाया, जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज बदमाशी करती है, ठीक है, जबरन ऑपरेश करती है इंडिजिनस पीपल को। जैसा आपने वेदांता वर्सेस पोस्को केस के बारे में देखा होगा, यहाँ पर केस का मेंशन किया गया है, तो ये सब बात निकल कर आती है। साथ ही साथ बहुत सारे जो एनजीओज है उन्होंने ग्राम पंचायत के साथ भी कोलैबोरेशन किया टू इंश्योर कि जो लॉज है लाइक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो इंडिजिनस पीपल के राइट्स को इंश्योर करती है, ठीक है, फॉरेस्ट में एक प्रकार से इनको राइट दिया जाता है, आपने भी सुना होगा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, ठीक है। साथ ही साथ कंपा एक्ट, ये सब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, इन सब को इंश्योर करती है। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारे योगदान आपने एनजीओ के देखे होंगे, जैसे सुनामी आई 2004 में, तो एनजीओ ने कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप्स लिया था, और सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में ही नहीं मदद की बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स एज वेल एज अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड किए एलोंग विथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि एनजीओ जो हैं वो बेसिकली कोलैबोरेट कर सकते हैं डिफरेंट एनजीओज के साथ इन द वर्ल्ड, ठीक है। और जो भी आपके ग्लोबल इश्यूज हैं लाइक कम्बेटिंग द हजार्डियस केमिकल्स, ठीक है, हजार्डियस वेस्ट, लैंड माइन बैन, ग्रीन हाउस गैस या पोल्यूशन कंट्रोल, तो इन सब मुद्दों को वो रेज करती हैं, ठीक है। जैसे जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है वो एक प्रकार से लगातार
पॉल्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं, ठीक है, along with toxins in the food and beverages and other important issue. along with health and life को प्रोटेक्ट करने का भी काम ये एनजीओ करती हैं। जैसे एड इंडिया एक आपका एनजीओ है, ये वेलफेयर इनिशिएटिव्स पर कार्य करती हैं। जब आपका फर्स्ट वेव कोरोना का आया था और सेकेंड वेव भी जब आया था तो इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद किया और ज़्यादातर इन्होंने प्रयास किया कि विलेज में ये सब हेल्थ केयर की सुविधा मिले, ठीक है। एजुकेशन अवेयरनेस इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च भी किया था इसके लिए। एलॉन्ग विथ चाइल्ड राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कैसे, तो इसका भी एक एग्जांपल है बचपन बचाओ आंदोलन। उन्होंने लगभग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, बचपन बचाओ आंदोलन, इसके तहत लगभग आपका 90,000 चिल्ड्रेन को लिबरेट किया गया फ्रॉम चाइल्ड लेबर, स्लेवरी एंड ट्रैफिकिंग। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं वो आप देख सकते हो, जैसे गुड वीव इंटरनेशनल जो कि नेटवर्क ऑफ एनजीओज है और इसका भी काम इलीगल चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है, एंड करना है। तो ऐसे में जो बच्चे की फ्यूचर है वो बच जाती है और बच्चे अंधकार के रास्ते नहीं ढकेले जाते, ठीक है। उसके बाद आप देख लो प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बहुत सारे आपको एनजीओ जो एनवायरमेंटल वर्क के लिए कार्य करते हैं, जैसे ग्रीन पीस ले लो, ठीक है। वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस आपने भी बार बार सुना होगा। अब हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ रिसेंट कदम उठाए थे, वो भी हम देखेंगे। जैसे कुछ कॉमन चैलेंजेस, करप्शन एंड मिसयूज ऑफ फंड तो आते हैं एक प्रकार से डोनेशन के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो है मिसयूज कर लेते हैं फंड्स का और अल्टीमेटली ये पर्सनल बेनिफिट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं रेदर देन द पब्लिक वेलफेयर। बहुत सारे एनजीओज के इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले थे, ठीक है। अब फंड इनको कहाँ से मिलती है? पब्लिक से मिल सकती है या फिर ग्रांट इन एड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या फिर इंटरनेशनल डोनर्स भी हो सकता है, ठीक है। along with lack of professionally trained personnel, जो स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है उसकी कमी है। along with inequality in rural areas, आप देखोगे बहुत सारे एनजीओज अर्बन एरियाज में कंसनट्रेटेड है, ठीक है, और मोर एडवांस है अर्बन एरियाज वाले एनजीओ, ठीक है। उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, लेकिन रूरल एरियाज में बेसिकली एनजीओज उतनी ज़्यादा एक प्रकार से ऑपरेटेबल नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अलॉन्ग विथ लैक ऑफ वॉलंटरिज्म या फिर सोशल वर्क अमंग द यूथ, तो जिसके कारण सप्लाई की इश्यू आ जाती है, ठीक है। बिकॉज दिक्कतें काफ़ी सारी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को, लेकिन उसको सर्व करने के लिए वॉलंटियर भी तो ज़्यादा चाहिए ना, तो ये सब बात है। उसके बाद लैक ऑफ फंड की कमी तो देखने को मिलती है और गवर्नमेंट जो है डज नॉट हैव 100% ग्रांट एंड असिस्टेंस एंड डिलेज द अप्रूवल ऑफ ग्रांट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। यानी गवर्नमेंट फंड्स अगर मिलते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिले से मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में तो मिलते नहीं है कि पूरे वेलफेयर सर्विस को वो सर्व कर दे। उसके बाद गेनिंग मोमेंटम फॉर सिविक इनिशिएटिव्स इज डिफ़िकल्ट, ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने देखा तो मेजर्स क्या लेने की ज़रूरत है। तो बेसिकली पहली बात तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग करी जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट है कमीशन से अपॉइंट कर सकती है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी या फिर कमिटी जो इन्वेस्टिगेट करे एनजीओ के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का, और जो भी इश्यू निकल कर आती है वो हाईलाइट भी हो, ठीक है। साथ ही साथ कोऑपरेटिव अप्रोच होना चाहिए जिसके तहत यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज, स्कूल्स ये एक साथ वर्क कर सकते हैं एनजीओज के साथ, सो दैट कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट किए जा सके यंग ग्रेजुएट्स के साथ जो वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑन रिमोट रीजन्स, यानी कि रिमोट रीजन जहाँ पर एनजीओ का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा रेयर है वहाँ पर इनके प्रेजेंस को बढ़ाया जाए। बिकॉज इंडिया में रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन लगभग 65% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है। तो एनजीओ को अपना ऑपरेशन इन रीजन्स में एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की जाए, बिकॉज जैसे आपकी टेक्नोलॉजी वाइडर रीच के सुविधाएं भी देती है, ठीक है, अवेयरनेस जनरेशन सब में। अलॉन्ग विथ आजकल के समय में इंटरनेट वेबसाइट सब आ चुकी है तो वहाँ से भी फंड्स रेज किए जा सकते हैं फ्रॉम म्यूचुअल अलायंसेस, एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने गुड वेलफेयर सबको, ठीक है। और क्वालिफाइड पर्सनल को भी ये हायर कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री।
साथ ही साथ गवर्नमेंट को एनजीओ के कंट्रीब्यूशन की तारीफ भी करते रहनी चाहिए इन द फॉर्म कि लेट से कि अवार्ड ही दे दिया, इस प्रकार से मनोबल बढ़ता है। और अगर हम बात करें कुछ कंसर्न्स की रिलेटेड टू द लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की अगर हम बात करें तो देख लो, सीबीआई के अनुसार लगभग एक एनजीओ कहा जाता है फॉर एवरी 600 पीपल, यानी कि हर 600 लोगों में एक एनजीओ में देखने को मिलता है। लेकिन एनजीओ में ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की कमी होने के कारण पता नहीं चलता कि फंड कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, कहाँ यूटिलाइज हो रही है, क्या वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सब दिक्कतें निकल कर आती है, ठीक है। जैसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था कि लगभग 30 लाख एनजीओ का ऑडिट कंडक्ट किया जाए, ठीक है। एक और डाटा की अगर हम बात करें तो आप देख लो, जस्ट 10% ऑफ द एनजीओ उन्होंने एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को फाइल किया है, आप सोचो, ठीक है, 10% ऑफ द एनजीओ। एंड जो आपका डाटा कलेक्ट किया गया वो लगभग आपके 32 लाख एनजीओज के थे, ठीक है। लेकिन उसमें से जस्ट 10% एनजीओ ने एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फाइल किए। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को छुपाते हैं, कहीं ना कहीं फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब बात निकल कर आती है। तो स्टेप्स क्या लिए जाने चाहिए बाय द गवर्नमेंट या जो लिए गए हैं, तो पहली बात तो ये कि जो आपका एनजीओज है ना, उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलेट करती है। और जो एनजीओ के डोनेशंस आते हैं ना, वो फॉरेन फंड्स या फॉरेन डोनेशन भी आते हैं, तो जो भी आपके फॉरेन डोनेशंस रिसीव करने वाले एनजीओ है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी देखती है, इनको रेगुलेट करती है वाया एन एक्ट जिसको हम कहते हैं एफसीआरए, आपने भी सुना होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और जो एनजीओज रजिस्टर्ड है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको हम कहते हैं फेमा, तो वो बेसिकली रेगुलेट होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये बातें निकल कर आती हैं। साथ ही साथ नीति आयोग को अपॉइंट किया गया नोडल एजेंसी के रूप में फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ एनजीओ, जो फंडिंग चाहती है गवर्नमेंट से, यानी कि जो भी एनजीओ गवर्नमेंट से फंडिंग लेना चाहती है, तो बेसिकली नीति आयोग जो है वो नोडल एजेंसी होगा जो रजिस्ट्रेशन करेगा, एक्रेडिटेशन करेगा एनजीओज का, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के बारे में जानेंगे, और कुछ अमेंडमेंट की गई थी 2020 में, ठीक है, जो कहीं ना कहीं फंडिंग के यूटिलाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। जैसे जो फॉरेन फंड्स आते हैं वो शेयर नहीं किए जा सकते दूसरे एनजीओज में, ठीक है, दूसरे एनजीओज उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये सब कुछ था। और एनजीओज का रोल हम कोविड-19 में भी देखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका टॉपिक ख़त्म होगा। थोड़ी सी वीडियो आने में लेट हो सकती है बिकॉज छठ पर्व है, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सीरीज, जल्दी से बताएं आप कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।